आज हम 8th यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में हम सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक मासेस की। ठीक है। द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। जिसमें हम हर एक चीज़ की आपकी यूनिट रहती है। जैसे आप सिंपल मास को कैलकुलेट करते हो किलोग्राम में, ठीक है, उसी तरह एटॉमिक और न्यूक्लियर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो यूनिट रहता है वो रहता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। 6C12 का 1/12 वैल्यू रहती है इसकी। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर। एक और यूनिट हमारा एनर्जी का रहता है इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। इट इज़ द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन की गई एनर्जी है जब आप उसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हो। और अगर आपने रिलेशन निकालना है इसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपको MCQ में पूछी जा सकती है। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात हम करते हैं तो आपको पता ही है न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिनको हम कॉमनली न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। ठीक है, और यही आपके 99.9% मास के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बाकी आपके सराउंडिंग में जो आपके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो आपको पता ही है, उनका कंट्रीब्यूशन मास में ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियर साइज जो आपका रहता है वो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए। किसी भी न्यूक्लियस का साइज कितना होगा वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आर आप न्यूक्लियस का रेडियस लेते हो तो आपको पता है, अगर हम न्यूक्लियस को स्फीयर मान लेते हैं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ए के। फिर हम आर को अगर कैलकुलेट करते हैं, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू हटा देते हैं, तो आर जो 4/3 पाई मैंने डिलीट कर दिया इसमें से प्रोपोर्शनलिटी से, और आर आपका आ जाएगा इस तरह से, आर इज इक्वल टू a⁻1/3। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का एक और साइन हटा के एक और कांस्टेंट ले लेता हूँ, R0। ये R0 आपका रहता है इंपेरिकल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो आप देख सकते हो ये इसकी वैल्यू कितनी कम है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ कितना होगा। वो बहुत ही छोटा है, जिसको हम नेक्ड आई से कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि उसका मास नंबर कितना है। जिस भी न्यूक्लियस का मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। तो डेंसिटी सभी ने पढ़ी है, इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात हो रही है तो मास ऑफ द न्यूक्लियस लेंगे और इट्स वॉल्यूम लेंगे। जो m है इसमें मास ऑफ द न्यूक्लियस है Ma। m इसमें है एवरेज वैल्यू ऑफ द, जो एवरेज मास है आपका एक न्यूक्लियन का। तो टोटल न्यूक्लियस का मास आ जाएगा m इंटू उसका मास नंबर। मास नंबर से जब एवरेज मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस हमें मिल जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, जैसा कि अभी अपने ऊपर पड़ा, 4/3 पाई आर क्यूब है। यहाँ से हम r की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, R0 a⁻1/3। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। ठीक है। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी की डेफिनेशन इसमें यूज़ करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आ गया Ma और वॉल्यूम आपका, यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। ए से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रो आ जाएगा, जो डेंसिटी है 3m/4 पाई R0 क्यूब। अब m भी कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स आपकी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि आपका मास नंबर जो मर्जी हो, आप जिस मर्जी मास नंबर का आइटम ले लो, सबकी डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो ये आपको न्यूमेरिकल भी आता है, MCQ भी आ सकता है एग्जाम में, कि अगर आपको डिफरेंट एटम दे दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, या कोई भी और एटम दे दिया जाए और उनकी रेशो पूछी हो कि आपकी डेंसिटी की रेशो कितनी होगी, तो आपने याद रखना एटम जो मर्जी हो सबकी डेंसिटी आपकी सेम ही रहेगी। और डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, इट इज़ 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला रहता है आपका इसमें। और अगर हम एक वाटर की डेंसिटी भी देखते हैं तो ये आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती है, लेकिन ये तो 10⁻17 है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ वेरी डेंसली पैक्ड, ये बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का आपका एक छोटी सी वैल्यू है, मतलब छोटा स्पेस है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या रहती है? इट इज़ द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? कॉमनली न्यूक्लियॉन कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको हम इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। कि आपको इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी? वो पता चलती है हमें जब हमें इनको तोड़ना पड़ता है, हमें कितना काम करना पड़ेगा दो न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें उन्हें अलग करने के लिए लगेगी उससे हमें पता चलेगा कि उतनी एनर्जी के साथ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक तो हो गया जो ये लिखा गया है, और दूसरी वैल्यू आप कह सकते हो कि कितना काम आपको करना पड़ा उनको अलग करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे मास डिफेक्ट की। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है और ये बन गया आपका न्यूक्लियस, दो मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि न्यूट्रॉन का जो मास है 2 है और जो प्रोटॉन का मास है वो आपका थोड़ा सा कम है 1.9। ठीक है, और दोनों का मिला के हमारा मास कितना होना चाहिए? 3.9। लेकिन ये कहता है कि जब ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली तो ये 3.9 ना होकर 3.8 ही मिला। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 3.9 थी, बल्कि कितनी थी? 3.8। तो ये जो 0.1 डिफरेंस आ रहा है, 0.1 जो डिफरेंस आ रहा है इसको नाम दिया गया मास डिफेक्ट। कि आपका जो टोटल मास इंडिविजुअल, जो जब हमने इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और इंडिविजुअल प्रोटॉन को देखा, ऑब्जर्व किया, तो आपका मास आया 3.9 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आ रहा है 3.8। तो 0.1 मास कहाँ चला गया? तो इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने एनर्जी इक्वेशन से। उन्होंने कहा कि मास जो है और एनर्जी है ये एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू कम आ रही है 3.8, ठीक है, 0.1 जो कम आ रहा है ये कहाँ चला गया? ये चला गया उसकी एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी कहाँ? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध रही है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी बनी उसकी, वो कहाँ से आई? वो उसके अपने मास से ही आई। उसका अपना ही मास जो 0.1 कम आ रहा है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसने क्या किया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांध दिया। ठीक है, इसी चीज़ को, जो न्यूक्लियस का मास कम आया, इसको नाम देते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, 3.9 आना चाहिए था लेकिन कितना आ रहा है? 3.8। तो 0.1 जो डिफरेंस आया इसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा आर्टिकल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट में मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से आता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन आता है मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करके। ये सबको पता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि न्यूट्रॉन का मास कैसे निकलता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये हुआ, मैंने क्या कहा आपको? मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जैसा कि हमने अभी किया है एग्जांपल में। तो ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक जो आपका न्यूक्लियस का मास है, इन दोनों को माइनस करके आपको कितना मिलेगा? 0.1। ठीक है, ये नहीं है इसमें, ये आपका टोटल करके आना चाहिए था, आएगा कितना? 3.8। तो 3.8 जब दोनों से माइनस किया इसके और इस मास को, तो आपका जो डिफेक्ट आएगा दैट इज़ 0.1। तो यही 0.1 यहाँ पे भी है। तो ये आपका 0.1 यहाँ पे क्या हुआ? डेल्टा एम। ये कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए 0.1 आपको कहा था। तो सिंपल दोबारा देख देते हैं। मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। फिर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपको पता ही है कि इस केस में, मास डिफेक्ट के केस में, वो होगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि वो जो मास डिफेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी होगी इसमें डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस का सी स्क्वायर। तो ये तो हुआ न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि किसी एटम का मास जेड एक्स से है, टोटल एटम जो है, अब एटम में क्या क्या रहते हैं आपके पास? एटम में आपके पास न्यूक्लियस रहता है प्लस आपके पास क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ले लेते हैं जो टोटल मास ऑफ एटम है वो होता है मास ऑफ
न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू एक जैसी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन हैं उतने आपके जेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहता है, वो आपको पता ही है। तो टोटल मास ऑफ एटम हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस, अब ये कहता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने भी कोई ना कोई बाइंडिंग एनर्जी कंज्यूम की होगी, तो ये टोटल मास आपका कम आना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल वही है कि मान लो अगर आपके पास न्यूक्लियस का मास 2 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0.1 है, तो टोटल कितना आना चाहिए 2.1, लेकिन यहाँ पे 2 आपका 2 ही आ रहा है, ठीक है, वैल्यू एक्चुअल 2 ही आ रही है, तो ये कहाँ चले गया 0.1, ये चला गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट करने में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी है, टोटल मास जो आपका एटम का रहेगा वो रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रॉन को बांधने में यूज होगी, ठीक है। फिर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन ही आएगा सिंपल, तो मास ऑफ एक प्रोटॉन होता है और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, तो इसमें हमने न्यूक्लियस ना लिखे प्रोटॉन लिखा क्योंकि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो आपको माइनस करनी पड़ेगी इसमें से, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी एनर्जी है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों केस में ही डिलीट कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुआ है वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो बहुत ही निग्लिजिबल होगी, तो आपने इसको और इसको निगलेक्ट कर देना है, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी एम जेड एक्स से वो बन जाएगी मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो हाइड्रोजन की इक्वेशन बन जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत निग्लिजिबल है इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है जेड एम पी प्लस जेड एम ई ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास रहती है ये वाली, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी में जेड एम पी प्लस जेड एम ई ए माइनस जेड एम एन माइनस जेड एम ई, आपने जो इक्वेशन है ऊपर ये वाली इक्वेशन, इसमें आपने क्या किया, जेड एम ई ऐड भी करना है और जेड एम ई माइनस भी करना है, तो ध्यान दो जेड एम पी वही है, ठीक है, और जेड एम ई मैंने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे, इसके आगे इमीडिएट बाद ए माइनस जेड एम एन वैसे ही रहेगा, ठीक है, और माइनस एम एन भी वैसे ही रहेगा, लेकिन जेड एम ई मैथमेटिक्स कहता है जब जेड एम ई ऐड किया है तो जेड एम ई माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपकी इक्वेशन वैसी ही रहेगी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जेड एम पी प्लस एम ई इकट्ठा कर लो जेड दोनों से, ए माइनस जेड एम एन कर लिया और इसको इसमें माइनस कॉमन ले लो, एम एन प्लस जेड एम ई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस है इनको आप ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, यहाँ पे एम पी प्लस एम ई किसके बराबर है, एम एच के बराबर, ठीक है, तो ये आपका पहला चेंज आ जाएगा, एम पी प्लस एम ई इज इक्वल टू एम एच, ठीक है। और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ये वाला मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड एम ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ एटम, ठीक है, एटम का मास किसके बराबर होता है, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो यहाँ पे आपने इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को मास ऑफ एटम कर देना है, तो ये जो आपकी इक्वेशन बन गई दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इस आर्टिकल को करना है। इसके बाद आपने देखना है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे, इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। पहले हमने बात की बाइंडिंग एनर्जी की कि दो न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने बहुत सारे बॉल एक कंटेनर में डाले हुए हैं, वो सारे के सारे बॉल आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो जब उनमें से कोई एक बॉल आप बाहर निकालना चाहते हो उस पूरे डब्बे में से, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी एक बॉल को या एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होगी उसको नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो इसके लिए इन्होंने एक कर्व बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया है, आप यहाँ देख सकते हो ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में ये कहते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व की, ग्राफ को ही स्टडी करेंगे हम डायरेक्ट। ये कहते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1 1H2 एंड 1H3 इज़ वेरी स्मॉल। जो आपके हाइड्रोजन है ये देखो H3 H2 करके इन्होंने दिए, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बहुत स्मॉल है, मतलब क्या हुआ कि इनका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी तो दैट मीन्स उनको तोड़ना आसान होगा, उनके न्यूक्लियन को अलग करना आसान होगा, ठीक है।
तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है 1H1 1H2 1H3 की वो बहुत ही कम है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर सेकंड स्टडी उन्होंने की कि अगर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, 2 से लेके 20 तक, देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 2He4, ये देखो 2He4, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16। तो ये देख रहे हो आपकी इनका जो बाइंडिंग एनर्जी है ये 6 पॉइंट समथिंग है, इसकी भी 8 के नज़दीक है और इसकी ऑलमोस्ट 8 के बराबर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व थे वो बहुत ही हाई थे, ठीक है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी दे आर मोर स्टेबल, और जिनकी कम थी वो अनस्टेबल थे, जल्दी टूट सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इनके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी उनको ब्रेक करने के लिए। फिर इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज़ अ ब्रॉड मैक्सिमम इन द रेंज ए इज इक्वल टू 30 टू ए इज इक्वल टू 120, ठीक है। 30 से ऊपर, ये 30 से ऑलमोस्ट 30 के करीब ही हो आप, ठीक है। 30 से ऊपर और 120 तक, एटॉमिक नंबर 120 तक इन्होंने ऑब्जर्व किया जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो बहुत ज़्यादा थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ को ये अप्रोच करेंगे। तो बीच में जो एटम लाई करते हैं 30 से लेकर 120 तक वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आयरन की मिलेगी। आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर ये बोलता है कि अगर और आप आगे की तरफ को प्रोसीड कर रहे हो, आपका एटॉमिक नंबर और ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर से गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो यूरेनियम 238 है ये वाला, ठीक है, यूरेनियम 238 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आयरन के कंपैरिजन में कम हो जाती है। इट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये एनर्जी भी आयरन के केस में बहुत कम है आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो यूरेनियम है आपका, ये भी आपका अनस्टेबल है, ठीक है। ये भी अनस्टेबल है और ये स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करना चाहता है। तो आप सोच सकते हो जो आपका जो कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमें क्या बताता है, ये हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वाई देयर इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड वाई देयर इज अ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व की हम बात करें तो एक कहता है कि अगर आपका जो आपके एटॉमिक नंबर 240 जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा कि द एनर्जी कैन बी रिलीज्ड व्हेन हैवी न्यूक्लियस 8 is equal to 240 breaks into two roughly equal fragments. This is called nuclear fission. जब आपका हैवियर न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, ये आयरन की तरफ को अप्रोच करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। और ब्रेक करेगा तो आपका जब ब्रेक करके वो छोटा हो जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जब कम होगा तो ये क्या होगा, ये आयरन की तरफ को अप्रोच कर जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ को अप्रोच कर जाएगा। तो यूरेनियम अनस्टेबल है और वो स्टेबल होना चाहता है, दैट इज़ वाई वी हैव न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इसलिए हमें न्यूक्लियर फिजन मिलता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी अनस्टेबल है, वो छोटा है, तो वो भी आपका क्या है, ऊपर की तरफ को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन या हीलियम बनना चाहता है या ऑक्सीजन बनना चाहता है, ठीक है, इस तरफ को अप्रोच करना चाहेगा। तो हमने देखा है कि आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हाइड्रोजन क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है। अब हाइड्रोजन अनस्टेबल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, और हीलियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम बहुत ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन हीलियम बनना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन आता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन कर देता है कि वाई देर इज अ न्यूक्लियर फिजन एंड वाई देर इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व।